नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। देश के कई प्रदेशों की तरह महाराष्ट्र में भी बारिश हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कपास, तुअर, मिर्ची, प्याज और अंगूर की फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसान अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो सरकार ने भी प्रशासन को खबर दी है कि फसलों का पंचनामा किया जाए, उसका आदेश दे दिया गया है। साथ ही इस पर देखिए हमारे संवाददाता रौनक कुकड़ी की ये खास रिपोर्ट। ओलाबारी, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने अंगूर, कपास, तुअर और मिर्ची के साथ प्याज की फसल की भी कमर तोड़ दी है। नासिक के निफाड़ तहसील के रहने वाले सतीश यादव की अंगूर की फसल भी लगभग बर्बाद हो गई है। उनका कहना है कि फसल के अभी अंकुर ही निकले थे, लेकिन ओलाबारी ने उसे नीचे गिरा दिया है। द्राक्षाचे सर्व मणी जवळपास असे झाले, ही परिस्थिती झाली। म्हणजे अजून ऊन पडल्यावर तर आणखीन जास्त दिसेल नुकसान। बारिश की वजह से अंगूर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अंगूर की फसल के 1 एकड़ में 3 से 4 लाख का खर्चा होता है। ये देखो, सारे अंगूर नीचे गिर गए हैं। ये पूरी तरह से खराब हो गए हैं। इस साल के सीजन में पूरा नुकसान हुआ है। आता डायरेक्ट उन्हाळ्यात सीजन मध्ये कट करून तेवढंच। ये 4 एकड़ का खेत है। ये खेत में अभी ये तुअर पर हमारी आशा थी कि वो इनमें से हमको उत्पन्न मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये भी हमें आशा थी कि खेती की कमाई से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। हमने कर्जा लेके पूरी मेहनत के साथ खेती की थी, लेकिन ओलाबारी के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब कैसे होगा, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। विपक्ष सरकार से किसानों को फौरन मदद पहुंचाने की मांग कर रहा है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों का बहुत पैमाने में नुकसान हुआ है, इसलिए मुश्किल में आने वाले किसानों का कर्जा माफ कर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों को हुए नुकसान का फौरन आकलन करने के आदेश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नासिक के प्रभारी मंत्री दादा भुसे ने भी अंगूर की खेती को हुए नुकसान का जायजा लिया। काफी नुकसान हुआ है, सरकार किसान के साथ है, हर संभव मदद दी जाएगी। पंचनामा कराने के आदेश दिए जा चुके हैं। नुकसान कितना बड़ा है, इसके आंकड़ों के लिए इंतजार मंगलवार तक करना पड़ेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होने की वजह से महाराष्ट्र समेत मध्य भारत में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था। हालांकि अब इसका जोर कम होगा। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण की। सबसे बड़ी वजह इसकी है लाखों गाड़ियां, जिनसे निकलने वाला धुआं दिल्ली की आबोहवा को जहरीला बनाता है। इसके अलावा दिल्ली के प्रदूषण में 8% योगदान कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स का भी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी ताजा रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि ये प्लांट प्रदूषण के तय मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में इन दिनों पराली कम जल रही है क्योंकि फसल कटाई का सीजन खत्म हो रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बस पराली का ही प्रदूषण नहीं है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों पर एक शोध किया, जिससे खुलासा हुआ है कि अधिकतर थर्मल पावर प्लांट प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के प्रोग्राम डायरेक्टर निवित यादव ने एनडीटीवी से कहा, दिल्ली एनसीआर की हवा का 8% पीएम थर्मल पावर प्लांट की वजह से आ रहा है। सीएससी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के आसपास स्थित 11 में से 3 थर्मल पावर प्लांट तय मानक से अधिक पीएम का इमिशन कर रहे हैं। 11 में से 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन नॉर्म से अधिक इमिशन कर रहे हैं, जबकि 11 में से 5 थर्मल पावर प्लांट्स सार्वजनिक डोमेन में डेटा रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये जो 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं दिल्ली एनसीआर इलाके के आसपास 300 किलोमीटर के रेडियस में, उनका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण में आज कितना है? देखिए, एक थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट से करीबन 8% पार्टिकुलेट मैटर का लोड आता है। तो ये आपका पार्टिकुलेट कोल बर्निंग से जो होता है, उसे एक सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात, एक तो पार्टिकुलेट मैटर हो गया, दूसरा एक सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है तो रिएक्ट करता है और सल्फेट बनाता है और एज ए PM 2.5 एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो
पार्टिकल का भी और सल्फर डाइऑक्साइड का भी कंट्रीब्यूशन मिला के समथिंग अराउंड 8% दिल्ली की हवा में कंट्रीब्यूशन है। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं काफी घट गई हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण का संकट बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली एनसीआर इलाके में हर रोज चलने वाली इन लाखों गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है। आईटी कानपुर, आईटी दिल्ली और टेरी ने एक ज्वाइंट स्टडी में ये पाया है कि 9 नवंबर से 25 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर इलाके में पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का था। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के शोधकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए रियल टाइम एडवांस्ड एयर सोर्स मैनेजमेंट नेटवर्क डेटा के मुताबिक सोमवार शाम को दिल्ली में डेली PM 2.5 लेवल में वाहनों की हिस्सेदारी 29% थी, जो प्रदूषण के कंट्रीब्यूटर्स में सबसे अधिक थी। ये महत्वपूर्ण है कि पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट के बावजूद सोमवार शाम को बायोमास बर्निंग की हिस्सेदारी 25% दर्ज की गई। साफ है, आने वाले दिनों में प्रदूषण संकट से आम लोगों को कोई राहत मिलेगी, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नौसेना को मिलेगा नया युद्धपोत। अगले महीने ये मिसाइल युक्त युद्धपोत शामिल होगा। इम्फाल सेना में आज युद्धपोत इम्फाल के क्रेस्ट का अनावरण हो रहा है। इस युद्धपोत की और ज्यादा खूबियां बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। अगले महीने नौसेना में शामिल होगा गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर इम्फाल। इम्फाल के क्रेस्ट का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को नई दिल्ली में करेंगे। यह देश का पहला युद्धपोत है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के शहर के नाम पर रखा गया है। नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत इस कैटेगरी के 2 युद्धपोत नौसेना में पहले ही शामिल हो चुके हैं। 2021 में INS विशाखापट्टनम, 2022 में INS मोरमुगाओ और अगले साल शामिल होगा INS सूरत। मुंबई के मझगांव शिपयार्ड ने स्वदेशी स्टील से इसे तैयार किया है। 75% से ज्यादा उपकरण देश में ही बने हुए हैं। इसकी कुल लंबाई है 164 मीटर और वजन है 7,400 टन। 300 नौसैनिक इसमें तैनात हो सकते हैं और स्पीड है करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 दिन यह समुद्र में रह सकता है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे। 4 पावरफुल गैस टरबाइन लगे हुए हैं। इसमें जमीन से हवा और जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल से यह लैस है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से तो है ही, बराक मिसाइल भी है, यानी दुश्मन की खैर नहीं है। दुश्मन की पनडुब्बी को मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर भी है और 76 मिलीमीटर का गन भी है। यह पुराने युद्धपोत की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली है। यह दिखाता है कि भारत जो है अब एक से बढ़कर एक घातक युद्धपोत देश में ही तैयार कर सकता है। इससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खासकर जो दोनों तरफ से समंदर में चुनौती मिल रही है, चाहे पाकिस्तान की बात करें या चीन की बात करें, अब हमारी नौसेना इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि इन दोनों मोर्चों पर अगर समंदर में कोई चुनौती मिलती है तो उसका सामना बखूबी कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास अब ऐसे खतरनाक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो होंगे। कतर, तुर्की और अमेरिका की कोशिशों के बाद इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के युद्ध विराम को 2 दिन बढ़ाने पर सहमति बन गई है। पहले ये युद्ध विराम 4 दिनों का था, जिसमें 50 इजरायली बंधक और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा रहा था। समझौते की पुरानी शर्तों के साथ ही अब युद्ध विराम 2 और दिनों के लिए जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 20 और इजरायली बंधक रिहा कर दिए जाएंगे, जबकि इजराइल 50 और फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके पहले पुराने समझौते के तहत हमास ने तीसरे बैच के 11 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसके बदले 33 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने रिहा कर दिया। दुनिया के कई देश इस कोशिश में लगे हैं कि इस युद्ध विराम को और आगे बढ़ाया जाए। इजराइल से आ रही जानकारी के मुताबिक हर 10 बंधक के रिहा करने की एवज में वो 1 दिन युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो सकता है।
गुरु पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर रोशनी में नहाया हुआ है। इस मौके पर दीपमाला की गई। वहीं वाराणसी के घाट पर भी जमकर रोशनी जगमग नजर आई। देव दीपावली के मौके पर हर तरफ जगमग है। वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी घाट पर दिए सजाए गए। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 70 देशों के राजदूत और राजनयिक वाराणसी में। दो तस्वीरें, एक स्वर्ण मंदिर की रोशनी में नहाया हुआ गुरुपुरब पर स्वर्ण मंदिर, वहीं दूसरी तस्वीर वाराणसी के घाट की देव दीपावली के मौके पर जगमग नजर आया घाट। 70 देशों के राजदूत और राजनयिक भी वाराणसी इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुंचे। आज काशी देवताओं के लिए दीपावली मना रही है। देव दीपावली के इस महापर्व पर काशी के घाट असंख्य स्वर्ण रश्मियों की आभा से दमक रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी नजर जा रही है, दीपकों की जगमग कतार दिखाई दे रही है। ये विहंगम दृश्य स्वर्ग की परिकल्पना को वास्तविकता का लिबास पहनाते दिख रहे हैं। देव दीपावली मनाए जाने के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इसमें ये पहला है कि राजा दिवोदास ने अपने राज्य में देवताओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन कार्तिक मास में देवताओं ने उनको मनाकर यहाँ पर फिर से आए और ये देवताओं की दीपावली शुरू की। और इसी तरह दूसरी कहानी त्रिपुर नामक राक्षस के विजय के पश्चात देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही अपने सेनापति कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर की महाआरती की थी और नगर को दीपमालाओं से सजाकर विजय दिवस मनाया था। तभी से ये देव दीपावली का आयोजन पुराणों में और शास्त्रों में मिलता है। अगर हम वाराणसी के इस देव दीपावली की बात करें तो ये जो है यहाँ पर एक पंचगंगा घाट है। सर्वप्रथम वहाँ पर 5 दीपकों से एक वहाँ के लोकल निवासी थे वहाँ के, उन्होंने नारायण गुरु नाम था उनका, उन्होंने 5 दीपकों से पंचगंगा घाट से इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद ये कालांतर में 89-90 के आसपास ये बहुत बृहद रूप ले चुका है। पूरा देश विदेश से करीब 10 लाख से अधिक लोग जो हैं सैलानी हैं देख इस महा उत्सव को, इस देव दीपावली की अनुपम छटा को देखने के लिए वाराणसी आए हैं। सभी का एक ही प्रयास है कि किसी भी तरीके से वो इस खास मंजर, इस खास दृश्य के को देखने का लाभ ले सकें। दीपकों से जो निकल रही आभा है वो पूरी तरह संकल्पित है कि वो तम का साम्राज्य उखाड़ फेंके, और जो बाती है वो उसमें उसकी हर बाती इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।